यदि गुंडागर्दी करते हुए पाया गया तो सीधे गोली मार दो। जो लखनऊ में जो सही बातें उन तक पहुंचने नहीं देते, दुराचार किया हिंदू बन करके और उसके बाद उसको बेच भी दिया वो मुस्लिम ने, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। ये बुलडोजर जो है अयोध्या जी के बाद कहीं गाजियाबाद में भी चलना चाहिए। लगातार अपराध बढ़ा तो सरकार की इमेज को खराब करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी ऊपर बताया जाए जी वो तो बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। नहीं जा रहा बोल रहे हैं ना, आप तो खुलकर बोल रहे हैं, योगी जी तक तो ये बात पहुंची होगी। एक घटना होती थी, मुख्यमंत्री रिजाइन कर देते थे और ये अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी बड़ी स्थिति खराब हुई है, क्या बताया जा रहा है ईमानदार अधिकारी हैं, ना जाए ना मोर्चा फिर आप अधिकारियों के खिलाफ आपने खोला भी मोर्चा। नहीं, जो पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं, केवल नीचे से पैसे भेजो, ऊपर मैनेजमेंट कर रहे हैं। माने मोदी जी जैसा लीडर दुनिया में है क्या? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जो सर्वे हुआ लोकप्रियता का उसमें माने मोदी जी लगातार नंबर 1 पे। कि अयोध्या का चुनाव हारना, केवल अयोध्या का चुनाव हरवाने की कितनी साजिश हुई, मैंने पहले भी बोला है। आपकी बेइज्जती हुई है। जिसने नाम लीजिए ना, राहुल गांधी जी कभी भी इस देश के लीडर नहीं हो सकते, उनको शराब है। अब एक बात बताइए, अभी कह रहे थे पप्पू नहीं हो, पप्पू नहीं है क्या? जिनकी 99 सीट हो, 2 अंकों में जिनके सीट आई हो, वो नाच रहे ना। नहीं, वो नाच रहा है तो पागल ही नाच सकता है ना कोई। 240 सीट वाला हार गया और 99 वाला जीत गया, बोला इससे बड़ा पप्पू हो सकता है कोई? ये कोई पागल ही कर सकता है ना। अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के रंग इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हार उनसे झेली नहीं जा रही है। गलती नहीं है, बेचारे जो इंस्पेक्टर दरोगा है, सिपाही हैं, उनको टारगेट दे दिया है कि भाई हमें तो लूट के हम अपने आकाओं को देंगे नहीं, हमारी ड्यूटी हट जाएगी। जो हम फैक्ट्स दे रहे हैं, क्या ये नकारा जा सकता है कि 8 बलात्कार एक साथ हो गए? गाजियाबाद में तो सपा की सरकार में भी इस तरह का अपराध नहीं होता था। क्या कारण है मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और जिस तरह के ये अपराध हैं इनको समाप्त करने का काम होगा विद इन 1 वीक, मुझे उम्मीद है। नहीं तो हम जाकर के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। हमारे जो आइडियल है, जिससे हमने सीखा, हम बाला साहब ठाकरे जी को बहुत मानते हैं। संकाई तो बच्चा है भाजपा, 60 साल का व्यक्ति युवा सुना है आपने कभी? वो ऐसे ही बेचारे खेलते कूदते रहे। हम तो ये चाहते हैं स्वामी कृपात्री जी महाराज का जो शराब उस परिवार को लगा है, भगवान उस परिवार को शराब से बचाए। उन्होंने जो पाप किए इस देश के साथ, तो देखिए उनके लिए तो हमें जेल जाए, फांसी लगे, उनका तो हम इलाज करते और करते रहेंगे। तो मुस्लिमों को इलाज किया आपने लोनी में? नहीं, मुस्लिमों का नहीं, जिहादियों का कैसे? नहीं, उनका तो हम करते ही हैं। वो हमने लगातार लगे हुए, इसलिए हमारा अधिकारी टकराव है। देश की राजनीति को देखकर एक बात मुझे याद आ रही है। एक वाक्य से शुरुआत करना चाहूंगी कि देश की राजनीति को सच्चा और शिक्षित युवा ही देश की राजनीति की दिशा भी बदल सकता है और दशा भी बदल सकता है। और यही कसम खाई है एक विधायक ने उत्तर प्रदेश के। क्या आपने कभी देखा है कि अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई विधायक बोल सकता है? वो तब बोलेगा जब उसके खून में भरा है कि यदि भाई हो, भतीजा हो, बेटा हो, यदि अपराध करता है तो सीधे गोली मार दो। और यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने विधायक और सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। काफी लंबे समय से हमें इंतजार था आपका, क्योंकि देश में मैंने कई राजनेता देखे हैं, लेकिन आज तक किसी ये सुनते हुए नहीं देखा कि चाहे मेरा बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, अगर अपराध करते हुए पाया गया है, यदि गुंडागर्दी करते हुए पाया गया तो सीधे गोली मार दो। देखिए, नेता जो होता है उसका अपना कुछ रह नहीं जाता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। उसके बाद अगर उसका परिवार का हो या कोई दूसरा हो, उसके लिए सब बराबर है। जो क्राइम कर रहा है, अगर क्रिमिनल को गोली मारी जा रही है, जो दुराचार कर रहा है, लूट कर रहा है, डकैती कर रहा है और आम जनमानस को कहीं ना कहीं परेशान करता है, तो वही व्यवहार उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि वो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है।
जब तक हम इस बात पे नहीं आएंगे तब तक किसी भी तरह से क्राइम को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, मोस्टली रहता है लोगों का, तो फिर उसका आप रिजल्ट नहीं दे सकते। इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई भी अगर हमारे नाम का गलत इस्तेमाल करता है या कोई हमारे परिवार का, घर का नाम लेकर के इस तरह की बात करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर उसका हीनियस क्राइम है तो उसको गोली मार दी जाए। आज की राजनीति में और आज की जो स्थिति है उससे एक बात तो साफ है कि सर, लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आपके खून में कट्टर हिंदुत्ववादी वाली छवि आपकी दिखती है। आपने जमीन पर उतरकर अधिकारियों को तक धमकी दे दी है। देखिए, कट्टर हिंदुत्व की बात नहीं है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी ही है। गांव में एक हमारे यहाँ परंपरा रही है, हिंदुस्तान में हर गांव में, पूरे देश में, कि गांव की बेटी सबकी बेटी। तो अगर किसी बेटी के साथ दुराचार होगा और वहाँ जाकर के लोग अगर विरोध करते हैं, वहाँ पुलिस बर्बरता के साथ मारपीट शुरू कर दे, या जो जिस बेटी के साथ दुराचार हुआ उसको बेच दिया गया, कत्ल कर दिया, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, जो घटनाएं लगातार हुई हैं, तो ऐसी अगर घटनाएं हों और जनता ने हमें चुना है, लाइन में लग करके धूप में गर्मी में हमारे लिए उन्होंने वोट किया है, और उस टाइम हम मौन हो जाएं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ये मान करके कि मेरी जो घटना जो हुई है किसी के साथ, चाहे लूट की हो जाए, दुराचार हो, गैंगरेप हो, अगर हम ये मान लें कि वो मेरे परिवार है, जो लोग हैं वो मेरा परिवार है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, और अगर मैं अपनी विधानसभा में रह रहा हूँ और वहाँ पे कोई घटना घटती है और वहाँ मैं मौन हो जाऊँ कि मेरी सरकार है, उस बात को अगर मैं दबाने का प्रयास करूँ या किसी अपराधी के साथ खड़ा हो जाऊँ, तो मैं समझता हूँ कि ये पाप है और ये किसी भी जनप्रतिनिधि को करना नहीं चाहिए। पुलिस अगर कहीं सेटिंग कर रही है और गरीब की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ही तो जनता ने हमें चुना है, और उस काम को अपने को नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर कोई मतलब नहीं है। फिर किसी बेटी के साथ दुराचार हो और लोग करा रहे हों और हम विधायक बन करके घूमते रहें गाड़ियों में, और जो जनता के जो हमसे उम्मीद है उनको हम रोन देते रहें, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें कोई विधायक रहने का अधिकार नहीं है। सर, गाजियाबाद की जो स्थिति है आप लगातार उस पर बोल रहे हैं। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे बहुत काम किया गया, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, सख्त डिसीजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। लेकिन है क्या कि एक 2-3 अधिकारी ऐसे हैं जो लखनऊ में जो सही बातें उन तक पहुँचने नहीं देते। अगर कोई माननीय विधायक मिलने के लिए जाता है तो उनको पहले ही इस तरह की फीडिंग कर देते हैं कि विधायक जी की मनसा ठीक नहीं है। तो उसमें कई बार हम ही है, मानव स्वभाव है, कोई हमें ही बता दे कि जो कोई मिलने आ रहा है आपसे जी वो तो बहुत बड़ा खराब आदमी है। तो आपको ये बात पता लगी है सर? नहीं, मुझे नहीं, सबको पता लगी है, तो हम उन बातों को पहुंचाते हैं, और जब मुख्यमंत्री जी को पता चलता है कि ये वास्तव में बात हमारी सही थी तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले लगभग 6 महीने में अपराध, गाजियाबाद की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर से, 8 बलात्कार की घटनाएं हो जाएं, गैंगरेप की घटनाएं हो जाएं, बेटी को दुराचार किया हिंदू बन करके और उसके बाद उसको बेच भी दिया वो मुस्लिम ने, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। जब हम निकलते हैं, पहुंचते हैं, यही ब्रजबिहार में हुआ, यही इंदिरापुरी में हुआ, विजयनगर में बेटी को गैंगरेप करके मार दिया जाता है, डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। तो ये जिस तरह से कविनगर की घटना हुई, और मोदी नगर में सरेआम, मतलब रक्षाबंधन के दिन जो बेटियों को, उस दिन तो कोई व्यक्ति सब देवी मानते हैं, हमेशा मानते हैं, लेकिन उस दिन तो बेटियों का दिन है। उस दिन किसी बेटी को खींचा जाए दरिंदों के द्वारा, और उसके अगर उनके पिता के सामने, और अगर पिता विरोध करता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है, वो जान बचा के भागते हैं। तो एक पिता के सामने अगर बेटी को छेड़ा जाता है तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दर्दनाक बात नहीं हो सकती। तभी मैंने कहा था कि ये बुलडोजर जो है अयोध्या जी के बाद कहीं गाजियाबाद में भी चलना चाहिए। लगातार अपराध बढ़ा, 5-5 करोड़ के घड़ियाँ वहाँ से लूट हुई हैं, लगातार 10 लाख लूट लिए, 20 लाख लूट लिए, मतलब ऐसी स्थिति। गाजियाबाद बहुत पीसफुल जगह है, तो नोएडा बहुत तक पीसफुल ये जगह बातें है। नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, बात पहुंची है निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि बात पहुंची है, और जो क्राइम है उस पर कहीं ना कहीं लगाम भी लगने का काम होगा,
और जो माननीय योगी जी को जो दहशत है अपराधियों में, वो जो इकबाल है उसको दोबारा कायम होगा। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि अधिकारी ऐसे हैं जिनके हाथ में कमान है जिले की, वो किसी घटनास्थल पर नहीं गए। मतलब इससे ज़्यादा खराब बात हो सकती है। और एक मतलब बलात्कार हुए, 300 लोगों पर निर्दोष मुकदमे लिख दिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रतिदिन गाजियाबाद में 1500 की संख्या में प्रतिदिन आकर के घुस जा रहे हैं, और हम उस बात को कह रहे हैं एक भी घटनास्थल पर जाना क्या उनका हक नहीं बनता था? एक बड़े अधिकारी जो पूरे जिले को चलाता हो, वो इतने बलात्कार हो जाए, लूट हो जाए और बहन बेटियों के बैग छीन लिए जाए, चैन छीन ली जाए और निकलना दूभर हो जाए गाजियाबाद जैसे शहर में जो हाईटेक सिटी है, गौतम बुद्ध नगर जैसे शहर में, दिल्ली से सटा हुआ है, तो सरकार की इमेज को खराब करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी ऊपर बताया जाए जी वो तो बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, जो घटनास्थल पे नहीं जा रहा। बोल रहे हैं ना, आप तो खुलकर बोल रहे हैं। योगी जी तक तो ये बात पहुंची होगी, क्या आपने गृह मंत्री तक या मोदी जी तक ये बात पहुंचाई है कि गाजियाबाद की स्थिति सही नहीं है? देखिए हम पत्र भी लिखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब पता चलता है तो कार्रवाई भी होती है, लेकिन हमने बताया ना कि अधिकारियों का एक कॉकस ऐसा होता है। खुलेआम घुसखोरी हो रही है? नहीं, आप क्या खुलेआम डकैती? नहीं, क्या मैं कह रहा हूं कि आपके जो रोज अखबार छप रहे हैं सब झूठे हैं? क्या मीडिया गलत दिखा रही है? जो बलात्कार हो रहे हैं, जो पीड़ित है घरों में घुस के, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तो ये चीज एक घटना होती थी, एक घटना पे ऐसे कई मामले हुए हैं। एक घटना होती थी मुख्यमंत्री रिजाइन कर देते थे और ये अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी बड़ी स्थिति खराब हुई है, क्या बताया जा रहा है ईमानदार अधिकारी हैं, एक भी घटनास्थल पर न जाए। ना मोर्चा फिर आप अधिकारियों के खिलाफ आपने खोला भी मोर्चा? नहीं, मोर्चा खोलना हमारी सरकार है, हमें उम्मीद है कि योगी जी स्ट्रांग है और कार्रवाई करेंगे। और मैंने तो यहां तक बोला है कि अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, जो जनता को साथ लेकर के इनके घर में भूसा भरने का काम करेंगे, किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, किसी माँ बहन के साथ लूट हो जाए, कहीं व्यापारी के डकैती हो जाए, तो जो यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने हमें चुना है वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, ये मान करके हम चुप नहीं बैठेंगे। तो बुलडोजर कब उठा रहे हैं सर आप? अब बुलडोजर तो ये गिरफ्तार हो गए हैं, इन्होंने कार्रवाई कर दी है, नहीं तो निश्चित बुलडोजर उठाते। हमने जो आज तक बोला है उसको किया है और हम पक्के वाले छतरी हैं, जान चली जाए लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक अधिकारी इतनी घटनाओं के बाद एक भी घटनास्थल पर नहीं जाना, अपने महल से नहीं निकलना, और उसके बाद भी उसको 2-3 अधिकारी जो पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं, केवल नीचे से पैसे भेजो, ऊपर मैनेजमेंट कर रहे हैं। और माननीय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में लेकर के सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। योगी जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है सर, वहां पर जीरो टॉलरेंस की हो ही रहा है। क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? माननीय मोदी जी जैसा लीडर दुनिया में है क्या? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जो सर्वे हुआ लोकप्रियता का, उसमें माननीय मोदी जी लगातार नंबर 1 पे, पूरा वर्ल्ड उनके पीछे खड़ा है। पूरी दुनिया में जब कहीं भी युद्ध होता है या कोई स्थिति बिगड़ती है, कहीं बाढ़ आती है, कोरोना जैसी महामारी में, पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है। तो जो नंबर 1 लोकप्रियता हो और भारत जैसे लोग जिन्होंने अपना लहू बहाया हो आज़ादी के लिए, उनको उत्तर प्रदेश में 76-77 सीट जो मीडिया में जो सर्वे को फेल करने का काम किया गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये कभी फिर बात करेंगे। उनको हराने के लिए जो हर तरह से योजना बनी, ये तो जनता जो उनको इतना प्यार करती थी, 33 सीट आ गई। इस षड्यंत्र तो ये था कि 3 सीट भी ना है। किसने रचा सर षड्यंत्र? अब वो बता देंगे, है कुछ लोग, कई बार क्या बीजेपी के लोग हैं? अब अधिकारी ही उसमें सारे इन्वॉल्व थे जो समाजवादी पार्टी की सरकार। ऐसे अधिकारियों को तो बेनकाब होना चाहिए। नहीं, बेनकाब नहीं, हमने बोला है। अयोध्या का चुनाव हमने बोला है। देखिए, अयोध्या का चुनाव हारना, केवल अयोध्या का चुनाव हरवाने की कितनी साजिश हुई, मैंने पहले भी बोला है। आपकी लालजी बेइज्जती हुई है। नहीं, लालजी वर्मा के घर पे सुबह सुबह बुलडोजर चला जाए विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं है, पुलिस वाले छत से कूदते हैं, उनके सहयोगी के घर पे चला जाए, पूरे में मैसेज किया गया। नेता केवल एक कास्ट का नहीं होता है, लेकिन जो कास्ट से होता है उस कास्ट के लोग ये मानते हैं कि मेरा स्वाभिमान है। वहाँ कुर्मी समाज का वोट बहुत बड़ी मात्रा में है, चाहे बनारस का चुनाव हो, चाहे अयोध्या जी का चुनाव हो, यानी हम किसी कीमत पे अयोध्या जी नहीं हारते। उस चुनाव को अधिकारियों ने हरवाने के लिए, पूरे में मैसेज देने के लिए, सपा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो लंबे समय तक सपा के जो लोग काबिज रहे और जो गलत तरीके से भर्ती होकर आए, वो पूरी तरह से उस सिस्टम में बैठे थे कि निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बन जाए गठबंधन में, और उसके बाद 27 में हमारी सरकार आएगी। लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। यानी क्या मतलब था उनके यहाँ जाने का? उससे कुर्मी वोट भाग गया हमारा। हम दलितों का आरक्षण समाप्त कर देंगे,
ये कभी मतलब मोदी जी जैसा जो दलितों के बाबा साहब अम्बेडकर के बाद सबसे बड़े मसीहा हैं सही मायनों में, जो एक ऐसे परिवार से आए कि चाय बेच करके वहां झाड़ू पोछा करती हो, एक एक गरीब अमीर हिंदुस्तानी जिन पे गर्व करता हो और वर्ल्ड में नंबर 1 पे हो, उनके लिए ये सोचिए आप कि दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे। जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के 5 स्थानों को पंचतीर्थ घोषित किया हो, जिन्होंने लगातार दलित समाज के पैर तक धोए हों, उनके बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो बढ़ाई हो और आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बने उनके बच्चे, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की हो, उनको फ्री में अनाज देने से लेकर के गरीब व्यक्ति के लिए मकान तक, किसान के लिए जो माने मोदी जी ने एक नया पैसा नहीं दिया किसी सरकार ने। आपकी बातों से ये एक नया पैसा किसी ने दिया आज तक? जी। उन्होंने किसानों को सम्मान निधि के रूप में माने राजनाथ सिंह जी ने क्रेडिट कार्ड दिया। और जहां तक बात धारा 370 समाप्त हुई, राम मंदिर बना, हिंदुस्तान की सड़कें सुधरी, बिजली शानदार आने लगी, 4-5 घंटे आती थी सपा सरकार में, सड़कों के जाल बिछे, चिकित्सा के मामले में एम्स कई गुना बढ़े, सड़कें, पानी, पूरे देश का नक्शा बदला, दुनिया भारत का सम्मान करने लगी, भारत 5वीं महाशक्ति बनी अर्थव्यवस्था के मामले आर्थिक रूप से, और हमारा टारगेट है कि हम बहुत जल्दी दूसरी महाशक्ति बनेंगे। उसको डैमेज करने का काम जो विदेशों से फंडिंग हुई सब जानते हैं, जो आईएसआई के और जो इनके माध्यम से आम आदमी पार्टी, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मेरे पास प्रमाण है, आम आदमी पार्टी ने वहां से बैठ करके जो अभी इनका एक विधायक गिरफ्तार हुआ है, उस विधायक ने, मैंने उस टाइम भी चिट्ठी लिखी थी आपको अगर ध्यान हो, मैंने कहा था दुबई में एक व्यक्ति कोई गया था और वहां बैठ करके वो व्यक्ति हमसे मिला, दुबई से फंडिंग पार्टी को पैसे बांटे गए, पूरे चुनाव को बिगाड़ने का काम हुआ माहौल में। उसी तरह लोकसभा चुनाव को भी बिगाड़ने के लिए पूरा जिस तरह का भी षड्यंत्र हो सकता है। अब बताइए, गन्ने का पेमेंट होता नहीं था 5-5 साल और पूरा पेमेंट भी हमने किया, तुरंत जो कि हम वो आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब आप बताइए, आरक्षण की जहां तक बात है, कांग्रेस ने धारा 370 लगा करके जो दलित समाज था उसका रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया था, कांग्रेस ने किया, कोई अधिकार नहीं बचा था, हमने उसको 370 को हटा करके दलित समाज का रिजर्वेशन बहाल किया, उनके बच्चे आज आईएएस बन रहे हैं, उनको तमाम सुविधाएं मिलनी शुरू हुई हैं। और अखिलेश जी ने, सपा की जब सरकार थी तो उन्होंने जो रिजर्वेशन में, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था, प्रोन्नति में जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त किया। वो बहन मायावती जो दलितों की मसीहा हैं, उनकी हत्या करने तक जिस पार्टी ने काम किया हो वो दलितों के मसीहा हो गए, वो आरक्षण बचाने के लिए संविधान हाथ में ले लिया। जिन्होंने, जो माने मोदी जी संविधान को सर पर रख करके पार्लियामेंट को चूमते हैं, उनकी इमेज खराब करने के लिए पूरे तंत्र का प्रयोग किया गया। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी हम ये कहें कि छवि को खराब करने के लिए एक साजिश रची गई है इस चुनाव में। अब लोग अपने ही लोगों ने रची। अब लोग पछता रहे हैं ना। अब लोग जो उनको भगवान मानते थे गरीब आदमी के लिए, आप सोच सकते हैं क्या कोई आसन का कितने मकान बने, सबको राशन फ्री मिल रहा है, वैक्सीन फ्री में दी, जिन्होंने दिन रात काम किया हो। माननीय अमित शाह जी ने, कोई सोच सकता था धारा 370 समाप्त हो जाएगी? इंटरनल सिक्योरिटी के हाल क्या थे? रोज बम फटते थे, बाहर से हमले होते थे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला देश बने दुनिया के सामने। ये सारी चीजें थी, देश का एक एक व्यक्ति मानता था, लेकिन लगा मेरा आरक्षण गया, मेरी जाति का अपमान हो गया। क्षत्रियों के सम्मेलन हुए, अगर मैं क्षत्रिय हूं और मैं मुख्यमंत्री हूं तो जिम्मेवारी किसकी है कि क्षत्रियों के सम्मेलन ना हो? कौन रोकेगा? तो ये जो सारी चीजें हुई हैं ये बहुत तकलीफदेह हैं। माने मोदी जी को कमजोर करने का मतलब है कि इस देश के अंदर इस भारत को कमजोर किया गया। राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध है, इतना बड़ा पाप षड्यंत्र के तहत कोई कर नहीं सकता। 76, मैं फिर कह रहा हूं, 76 से लेकर के 77 सीट ये सब मानते थे, और उन दलों के लोग, एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि बहुत बड़ी साजिश थी, वो लोग लगातार बात कर रहे थे। बहुत स्थिति हुई है, लेकिन आज देश का नुकसान हुआ है। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब दोबारा से भगवान सद्बुद्धि देगा और इस देश को मजबूत करने के लिए जो चुनाव, हमारे उपचुनाव भी हैं या चुनाव है, उनमें देश की जनता सब देख रही है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। उपचुनाव में आप जीत रहे हैं? नहीं, निश्चित जीतेंगे, क्योंकि लोगों का जो एक रिजर्वेशन का और जातिवाद का जो एक आडंबर खड़ा किया गया, आज लोग पछता रहे। मतलब अयोध्या जी की हार से, मैं नहीं कह रहा, जो हमारे फॉरेन में बैठे हुए मित्र हैं, कुछ परिवार हैं, वो इतने दुखी हैं। पूरा देश सर, देश तो दुखी ही है। जो बाहर बैठे उनकी बेइज्जती हुई है कि तुम्हारे राम भगवान है, उनकी बेइज्जती का किसी ने नहीं सोचा। हिंदुस्तान में, अपने देश में, चलो ठीक है सर, आपकी भी खुलेआम बेइज्जती है, सभी की है, नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती है, सभी की है, बचा कौन है? तो सर फिर लोग गाली दे रहे हैं।
उन आस्तीन के सांपों को फिर से भरोसा करना चाहिए मोदी जी को? मोदी जी को खुद मोर्चा संभालना चाहिए अयोध्या में फिर? देखिए, वो जो होगा वो तो सेंटर की लीडरशिप का काम है। वो हमसे ज़्यादा उनके पास विजन भी है, नॉलेज भी है, उन्हें क्या करना है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें पूरा षड्यंत्र हुआ। मोदी जी जो 400 पार का नारा था वो 100% होता। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी अति उत्साह में हार गए। बिना उत्साह के कोई चुनाव जीत सकता है क्या? अगर उत्साह ही नहीं है, कोई सेना मरी हुई है, उसका मनोबल टूटा हुआ है, कैसे जीत सकता है? अति उत्साह से तो सीटें आई जो बची हैं इतने षड्यंत्र के बावजूद भी। कोई भीतरी घात नहीं था, पूरा संगठन एकजुट था। भाजपा जैसा संगठन कहीं नहीं, जिस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं, कोई बूथ नहीं, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं, कोई लीडर भी तो नहीं था पीएम का। सर लेकिन अब तो पप्पू पॉपुलर हो रहे हैं। देखिए, ऐसा पॉपुलर कुछ नहीं हो रहा है, सब हवा निकल चुकी है। राहुल गांधी जी कभी भी इस देश के लीडर नहीं हो सकते, उनको शराप है। आपको शायद मालूम नहीं है, 7 नवंबर 1966 को इंदिरा जी ने लगभग 2500 संतों को और वहाँ गोभक्तों को और गायों को मरवा दिया था पार्लियामेंट के बाहर। तो कृपात्री जी महाराज बहुत बड़े संत थे, उन्होंने अपना पेट पकड़कर रोते हुए शराप दिया था कि तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। उसी दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं। लगातार गोपाष्टमी कोई मौतें हुई हैं। राहुल गांधी पे उसी शराब का असर है कि वो उल जलूल बातें करते हैं। भारत की बेइज्जती भारत के बाहर बैठ करके कोई कर सकता है क्या? कोई सोच सकता है? बांग्लादेश का जो ये सब घटनाक्रम हुआ है, स्पष्ट भूमिका उनकी। इतनी सीटें कैसे आ गई सर फिर? देखिए, सीटें बताया ना कि एक ऐसा भरमजाल किया गया उसमें। देखिए, अब एक बताइए सर, जनता पृथ्वीराज चौहान को मार सकता था जयचंद कभी? वो गजनी नहीं मार सकता था ना? जयचंद साथ में आया ना। तो कहीं ना कहीं जब पेड़ को तो जब तक कुल्हाड़ी में बैठा लकड़ी का नहीं होता पेड़ कट नहीं सकता। तो जो नुकसान हुआ है उसको सब पार्टी को मालूम है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि माननीय मोदी जी इस देश के लिए वरदान है। जो देश की स्थिति सुधरी है, दुनिया के अंदर भारत की इमेज बनी है। आज भारत के लोगों का, जब आप विदेश जाते हैं, पहले कोई पूछता नहीं था हमें, हम लोगों को क्या इमेज थी पहले। आज इंडियन कहने के बाद इतना सम्मान मिलता है। आज पाकिस्तानी बता दो, आप अफगानिस्तानी बता दो, कोई वहाँ कपड़े तक उतार लिए जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के कपड़े उतार लिए जाते थे। बिल्कुल। और जब मोदी जी जाते हैं, आज सीना चौड़ा नहीं होता है कि हिंदुस्तानी का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कई बार जयचंद तो समय समय पर होते रहे हैं, लेकिन माननीय मोदी जी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। और लेकिन विदेशों में चर्चा है, लेकिन देश के लोग उनकी पॉपुलैरिटी कम करने में लगे हुए नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी कम ना हुई ना कभी होगी। तो सीटें एक कम हो गई षड्यंत्र सर था। आपकी। को देखिए, कुछ समय के लिए आप एक बताइए, काल नेमी राक्षस था, वो राम राम करने लगा साधु का रूप बना के। हनुमान जी को भ्रमित करना चाहता था कि संजीवनी बूटी ना लाए, डिले हो जाए। हनुमान जी तो भगवान थे, उन्होंने मारी गदा मार दिया उसको। तो अब एक भ्रम जो है जनता के लिए, जो भ्रमजाल बुना गया, उसको जनता समझ चुकी है। निश्चित तौर पे अब जनता एकदम इतनी आक्रोशित गुस्से में है कि माननीय मोदी जी, आप बताइए, दुनिया के पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लीडर लगातार लोकप्रियता में दुनिया में नंबर 1 हो। इस देश के लिए गौरव की बात नहीं है, दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए गौरव की बात है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ उसके लिए लोगों को पीड़ा है, और अब लोग एक तरफा उनके साथ खड़े हैं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, खुद उनको अपनी जो हार है वो स्वीकार करनी चाहिए। एनडीए बिखर रहा है। नहीं, अब एक बात बताइए, अभी कह रहे थे पप्पू नहीं हो, पप्पू नहीं है क्या? जिनकी 99 सीट हो, 2 अंकों में जिनके सीट आई हो, पर वो तो नाच रहे हैं ना। नहीं, वो नाच रहा है तो पागल ही नाच सकता है ना कोई। 240 सीट वाला हार गया और 99 वाला जीत गया, मतलब इससे बड़ा पप्पू हो सकता है कोई? ये कोई पागल ही कर सकता है ना। जिनकी 30-40 सीट आई वो भी कूद रहे हैं कि हम सरकार में आ गए जी, हम जीत गए। 240 सीट हैं, गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और लगातार सरकार है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत है। और जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ये जो पप्पू नाच रहे हैं सारे ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कभी सोचा है किसी ने कि 99 सीट वाला कह रहा मैं जीत गया? 400 पार कह रहे थे है? आप तो 400 पार। मैंने बताया कुछ उसमें जो षड्यंत्र हुआ। सर, षड्यंत्र वालों को नाम लीजिए ना। अब नाम तो देखिए, हम जो पार्टी का जो हमारा फॉर्म है उस पर हम लोग बता चुके हैं। किसान आंदोलन हुआ, ये क्या साजिश थी? इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है भाई? किसान आंदोलन, जो तीनों बिल थे, अगर वो पास हो जाते तो तीनों बिल किसानों की जिंदगी बदल देते, किसान अमीर हो जाता। इतना बड़ा षड्यंत्र किसानों के साथ हुआ। उन बिलों को वापस करा करके पूरे षड्यंत्र के साथ, उसकी ऑडियो भी मैंने ऊपर दे दिया हाईकमान को, वो षड्यंत्र किया गया कि मोदी जी किसानों के भगवान ना हो जाए। आज़ाद भारत में किसान नेता हमारे कई हुए, सरदार पटेल जी से लेकर के राजेश पायलट, चौधरी चरण सिंह जी से, और
बाबा टिकैत तक। बाबा टिकैत ने मांग की थी कि ये 3 बिल जो हैं, और यही जो टिकैत हैं जो आज बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, 370 क्यों हट गई, इन्होंने कहा मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। माने राजनाथ सिंह जी के यहाँ आकर के इन्होंने आभार व्यक्त किया। भाई माने राजनाथ सिंह से बड़ा कोई किसान नेता है कि आज की डेट में हिंदुस्तान में? नहीं है ना कोई दूसरा। कांग्रेस के पास तो कोई किसान नेता ही नहीं है। और उसके बाद अचानक से इनके सुर बदल गए और खालिस्तान का झंडा वहां फहरा रहे हैं और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाता है। उसके बावजूद वो किसानों की जाकर के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा हुआ, जो भारत को तीसरी बार गुलाम किया, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान को तीसरी बार गुलाम किया। पहली बार मुगलों ने गुलाम किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया। भाई जिसका झंडा होगा उसी का देश होगा ना। तीसरी बार खालिस्तान का झंडा किसने फहराया? अब तो टिकैत ने स्वीकार कर लिया, तब तो कह रहा था जी मैं नहीं था, बीजेपी के लोग थे। अभी जो स्टेटमेंट दिया आपने सुना होगा कि उस दिन 26 लाख ट्रैक्टर थे, हम लाल किले पे चले गए, अगर हम पार्लियामेंट में चले जाते, प्रधानमंत्री घर में घुस जाते तो उसी दिन बांग्लादेश की तरह काम निपट जाता। मतलब वो खुद कह रहा है ना, और उसके बाद वो फैसला करता किसानों का, क्योंकि देश नहीं जानता इस बात को। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जिनको मतलब एक तकलीफ है हमें। तो भाड़े क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, जी। हम लोग इंजीनियर थे और एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में हम बेईमानी नहीं कर सकते। हाँ सर, मैंने सुना राष्ट्र के साथ पॉलिटिशियन है आप। हाँ, हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमें ये इच्छा नहीं है कि मेरे पिताजी एमएलए नहीं थे। मैं जब तक हूं और जब तक एक एक सांस है तो अनाचार अत्याचार होगा, राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई कुछ करेगा तो उस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और ये हमें हमारे ब्लड में है। तो क्या हम राकेश टिकैत को ये कह सकते हैं कि भाड़ा हुआ पाला हुआ टट्टू है? अब उससे क्या मतलब उनकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों की, जिन लोगों तो फिर से ये लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश जैसा हाल कर देंगे, कैसे कर देंगे? अब आप बताइए, अभी परसों पलट गए जब हमने बोला कि एक बार आके दिखाएं दिल्ली की तरफ। किसानों के बीच में आए थे, किसानों को माने मोदी जी भगवान मानते हैं। डायरेक्ट पैसा जा रहा, राजीव जी ने कहा था कि 10 पैसे पहुंचते हैं, आज खाते में डायरेक्ट उनका ट्रांसफर हो रहा है। सबके खाते खुलवा दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ऐसा हुआ इस देश में, देश का नक्शा बदला है, और ये देश मानता तभी तो लगातार प्रधानमंत्री हैं। तो अब राकेश टिकैत को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। अब क्या चैलेंज उनको करना है? उनका कुछ बचा ही नहीं है। आप ये बताइए क्या बचा है? जिस व्यक्ति ने ये कह दिया कि बांग्लादेश बना देंगे, अब परसों कह रहे जी हमने ऐसा नहीं कहा। जिस व्यक्ति का कमिटमेंट ना हो, जिसका जबान नहीं हो, जो हमेशा पलटता हो, झूठ बोलता हो, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी घातक है, अपने परिवार के लिए घातक है। उनके भाई को हमने कहा था, वो सम्मानित व्यक्ति हैं, उस खाप के मुखिया भी हैं, कि इस तरह की बातें करके वो अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, और जिससे ये ठीक नहीं है। उनके खिलाफ वो खुद ही उन्हें निकाले संगठन से और कार्रवाई कराएं। सर, क्या आपको लगता है बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए भारत के हिंदू सेफ है, सुरक्षित है? भारत के हिंदू खतरे में नहीं है? मैं तो कह रही हूँ खतरे में स्थिति देखते हुए। जब तक देश में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं जी, तब तक इस देश में किसी ताकत की हैसियत नहीं है कि भारत में कुछ दिक्कत कर दे। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खासतौर से, और बंगाल में ममता बनर्जी जो सीएम है वहाँ की, ये लगातार रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को केवल वोट के लिए बसा रहे हैं। और वो सारे वो लोग हैं जो कत्ल करके आए हैं, जो म्यांमार में जिन्होंने कत्ल किए, और उनकी पूरी ट्रेन के माध्यम से, मैं पहले भी बोला था, अरविंद केजरीवाल जी के 2 विधायक तो कल गिरफ्तार हुआ है, एक विधायक और है, और उनके साथ कई विधायक इसमें लगे हैं। और पूरा खर्च जो है, जो जनता का टैक्स है, उसके द्वारा जो ये लूट कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और फिर आकर के कहते हैं हम तो शरीफ लोग हैं। और वहाँ से ट्रेन के माध्यम से और अन्य माध्यम से, मैंने एक वीडियो मेरे पास है, मैंने अभी दिखाई थी आपको, उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं। और पूरा शाहीन बाग जो उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी जमीन पे सपा सरकार में बसे, लेकिन अब भी लगातार यह बसना शुरू हुआ। 1 लाख से ज्यादा है अधिकारी उत्तर प्रदेश के। अगर उनके अंदर दम है और वो मानते हैं कि हम अधिकारी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हैं कि हमने ये तोप चला दी, बम चला दिए, तो अगर उनके अंदर हैसियत है और वो ये मानते हैं कि ये प्रदेश हमारा है, हमें प्रदेश के लिए काम करना, तो मेरी चुनौती है कि शाहीन बाग को खाली कराएं। पूरा लौनी से लेकर सीमापुरी तक जितना भी बॉर्डर है एनसीआर का, वो पूरा, जब दिल्ली के अंदर जगह नहीं बची, सारे पार्क कब्जा कर लिए गए। लगभग कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, बड़ी बात कह रहा हूँ, 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा दिया वोट के लिए। और दिल्ली कभी भी जल सकती है। आपने कहा अभी 2 दिन पहले ही मांग की है कि एनसीआर को बचा लो। नहीं, हमने कहा है, और ऐसे नहीं कहा हमने। अब जो मैंने वीडियो दिखाई है स्पष्ट बोल रहे हैं। पिछले दिनों मेरे यहाँ रोहिंग्या गिरफ्तार हुए, सारे अधिकारी बोलते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
उसके बाद पकड़े गए तो मुंह बंद हो गया। मैं तो कहता हूं ना कि मेरे साथ चलो, मैं पकड़वा दूंगा। उनके पास वोट दिल्ली की है, राशन कार्ड दिल्ली का है, किसने बनवाया सर? सारे के सारे दिल्ली गवर्नमेंट बनवा रही है। अब दिल्ली में जगह नहीं बची तो एनसीआर में बसा दिया है, जब चुनाव होंगे तो उनको वो वोट डालने जाएंगे वहां। तो इस तरह की ऐसे तो साजिश। फिर आप दिल्ली भी हार रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो। तो दिल्ली ऐसे ही तो हारे थे हम, और कारण थोड़ी है। अगर हम लोग नहीं चाहते, मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि पूरा वोट का सही से आकलन, और सारे आधार कार्ड फर्जी, उनके डॉक्यूमेंट बना दिए गए हैं। सरकारी पार्क कोई बचा नहीं है जहां कब्जा नहीं हुआ। अभी इसमें वैशाली में एक जो नाला है उसके किनारे, वैशाली जैसी जगह में, वहां पे शुरू में कुछ लोग जाकर नमाज पढ़ना शुरू किया, अब वहां टीन डाल करके मस्जिद बना लिया है वैशाली में। तो इसी तरह सब जगह कब्जा किया जा रहा है। यानी कि लैंड जिहाद कम नहीं हुआ है। देखिए, लैंड जिहाद तो उत्तराखंड पूरा चपेट में। अभी आपने स्टोरी की, आपके मैंने चैनल को देखा, तो जो झारखंड से लेकर के वो बंगाल तो पूरी तरह से तबाह है। मैं गंगा यात्रा में दीदी उमा भारती जी के साथ उस यात्रा में था मैं, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जितने हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, उनके घर कब्जा किए जा रहे हैं। और पूरा बिहार जो बंगाल से लगा हुआ बेल्ट है, तो पूरा देश एक बहुत बड़ा खतरा है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कांग्रेस ने और ये जो अलायंस है, इन लोगों ने इस देश के साथ इतना बड़ा पाप किया है। लगभग 5 करोड़ विदेशी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं। जिस दिन कोई बात हुई तो गृह युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं आपस में टकराव होगा। तो समय रहते हुए जिस तरह से असम की गवर्नमेंट ने, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ के अधिकारियों ने मिल करके उनको वहाँ से भगा दिया है, उनके सब राइट्स खत्म किए, उनको वहाँ से हटा दिया है। इसी तरह से तमाम गवर्नमेंट्स को भी सबक लेना चाहिए। उत्तराखंड में भी हमने एक चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद वहाँ आंदोलन हुआ और वहाँ से जो मजारे बना करके जो लैंड जिहाद किया गया और ऊपर तक कब्जा कर लिया, मस्जिदें बना दी बद्रीनाथ जी तक, उन सब पे कार्रवाई शुरू हुई। मुझे उम्मीद है कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री सख्ती के साथ, वो देवभूमि है उसको बचाने का भी काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में यहाँ के अधिकारियों को मैं फिर कह रहा हूँ, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो हालात ख़राब है। गाजियाबाद, नोएडा और पूरा ये जो बेल्ट है ऊपर की, ये अंदर लोगों के बीच में जा रहे हैं, झोपड़ियाँ डाल ले रहे हैं। पूरा हिंड नदी, उस पर सारी झोपड़ियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या वहाँ आकर के बसे हैं अभी 6 महीने में। अधिकारियों को नहीं दिखता है। गैंग रेप किसी बेटी के साथ होता है, लूट होती है, वो भी नहीं दिखती है। उसके बाद वो लोग ईमानदार हैं तो उनको वहीं पद पर बनाए रहते हैं। 2-3 अधिकारी जो लखनऊ में बैठ करके जो लूट कर रहे हैं। तो आप ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश को अगर बर्बाद करने के पीछे हाथ है, और बर्बाद करेंगे तो अधिकारी करेंगे? नहीं, अधिकारी करते हैं भाई। उनको तो ये तो है नहीं कि देश मेरा है। उन्होंने सबने कहीं बाहर प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं। अब वो बात तो अलग हो जाएगी विषय से। बाहर ज़मीनें खरीद ली हैं, प्रॉपर्टी खरीद ली हैं कि हम तो यहाँ से भाग जाएंगे जब बवाल होगा। उन्हें देश के लिए कोई, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने पहली बार देखा है कि आप किसी अधिकारी के पास जा रहे हो और कह रहे भाई चलो घुसो इनके अंदर, इनको निकालो बाहर, इनको मारो, इनकी टांग तोड़ो। नहीं, अब हम तो कल भी गए हैं वहाँ। एक तालाब को, सरकारी ज़मीन है, एनजीटी का आदेश है, एक तालाब खाली नहीं कराया है। एनजीटी के आदेश के बाद भी एक तालाब खाली नहीं है। सब पे वहाँ लगभग 5,000 के करीब जो बसे हुए पहले से हैं। अभी भी 4 मकान बनाने शुरू कर दिए। हमारे विधायक रहते हुए भी इतनी हिम्मत होगी, मतलब दुस्साहस देखिए। कल मुझे जाना पड़ा फिर, अब वो हटाए गए वहाँ से। सर आप तो क्या ये विधायकों का काम है? अधिकारी क्या करेंगे? वो केवल बेईमानी करने के लिए, पैसे लूटने के लिए हैं। तो आप कब तक चुप बैठे रहेंगे? चुप मोर्चा कहाँ तो हूं खोलना पड़ेगा अधिकारियों के खिलाफ। आपको कहाँ लगता है मैं चुप हूँ? मैं तो गया ना कल भी, मैंने तो बोल दिया है। सरकार सुनेगी ठीक है, लेकिन फिर भी तो इन्हें शर्म नहीं आती? नहीं ना है शर्म। शर्म तो जब हम चले गए उसके बाद, अगर लोकतंत्र में थोड़ी भी उन्हें कहीं समझदारी है तो वो तो उसी दिन खत्म हो गया अधिकारी, जिस दिन मुझे जाकर के काम करना पड़ा। आपने कहा कि मैं खुद बुलडोजर उठा लूंगा और निकल पड़ूंगा। नहीं, निकालना पड़ेगा। हमें लोगों ने चुना है, उस क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है, तो हमारी ड्यूटी है कि वहाँ का हर तरह से डेवलपमेंट करने के साथ साथ वहाँ की सिक्योरिटी का, वहाँ का सारा जो भी हो सकता है उसे हमें करना चाहिए। योगी जी जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं और कहते हैं कि सीधे गोली मार दो। क्या ये हो रहा है? देखिए, योगी जी नो डाउट बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत काम भी हुआ है। लेकिन मैंने बताया ना कि वो सपा के जो एजेंट हैं, वो लोग
समाजवादी पार्टी आ जाए जिससे कि जो लूट है वो खुलेआम की जा सके और उस जितना अपराध बढ़ सके। हमें चिंता इस बात की है, सरकारें आती जाती रहेंगी जिसकी भी आएंगी, लेकिन चिंता इस बात की है कि हमारी बेटियां कैसे बचेंगी। अगर सपा की सरकार आ गई, इतनी स्ट्रांग सरकार में मुख्यमंत्री जी की इतनी ईमानदारी के बाद भी अगर ये स्थिति है, अगर सरकार चेंज हुई तो ये घरों में घुस जाएंगे, बेटियां नहीं बचेंगी, मकान नहीं बचेंगे। जब अब इतना दुस्साहस कर रहे हैं उस टाइम क्या होगा। तो इसलिए मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि इस बात को भी जहन में रखें कि समाजवादी आई तो आपको मालूम है किस तरह से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जो स्थानीय मुस्लिम जो केवल इसी बात पर लगे हैं कि हम मकान कब्जा करेंगे, मर्डर करेंगे, लूट करेंगे, उनके हौसले कितने बढ़ जाएंगे। हौसले तो इनके बढ़ गए हैं सर उत्तर प्रदेश में जो आपकी हालत हुई है। देखिए, अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के रंग इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हार उनसे झेली नहीं जा रही है, इसीलिए सीधे तौर पर अब हिंदुत्व वाले बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, योगी जी तो सभी के लिए काम करते हैं, जो सही बात है, ये बात सही है, बटेंगे तो कटेंगे। जो बटता है, अब देश बटा, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश हुआ, बटा तो कट गया। तो वोट बैंक के लिए आपको तो तो बदनाम वोट क्या बैंक- हुआ है बीजेपी को कि वोट बैंक के लिए ये लोग तो बटते ही है। नहीं, वो कहाँ यूनिटी है। देखिए, जिस दिन हिंदू बटना छोड़ देगा उस दिन ये सब जो रोहिंग्या की बीमारी है, बांग्लादेशी की बीमारी है, अगर पड़ोसी को ही जागृत कर लेगा कि ये कौन बस रहा है क्या, और इस देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझ लेगा, इजराइल से सीख लेगा या जो इस तरह के कंट्रीज हैं, जापान से सीख लेगा, तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। चाइना से सीख लेगा। देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये एक और आज़ादी की लड़ाई आप समझिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो इस देश में बसे हैं, ये एक और आज़ादी की जंग शुरू करनी पड़ेगी। एक नागरिक को सरकारों के ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। सरकारें दिल्ली में किसी और की है, वहाँ कहीं दूसरी हैं, इन पे भरोसा ना करके भारत के नागरिकों को, जिस तरह से आज पूरा लंदन डिस्टर्ब है, ऑस्ट्रेलिया में 160 बेटियों के साथ यही घुसपैठियों ने, एक पार्टी चलती है उसके अंदर घुस के बलात्कार कर दिया। मतलब देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया जैसे स्ट्रांग देश में और जो तमाम दुनिया डिस्टर्ब है, ये जो एक जिहाद चल रहा है, उससे तो हिंदुस्तान के लोगों को जो इस देश को अपना देश मानते हैं, मेरा उनसे आपके माध्यम से निवेदन है, अपील है हाथ जोड़ के कि सरकारों का जो काम है सरकारें कर रही हैं, हमारी भी कोई ड्यूटी है। इसलिए अपने पड़ोस में कौन बस रहा है उसकी शिकायत करना, उसके लिए लड़ना, ये एक लड़ाई और आज़ादी की लड़नी पड़ेगी बहुत जल्दी, नहीं तो देर हो जाएगी और उसके बाद कोई जगह नहीं बचेगी। पूरा सनातन धर्म इराक से लेकर के इंडिया तक था, कटते कटते कश्मीर साफ हो गया, बंगाल की स्थिति खत्म है लगभग। जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, आसाम में अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं आती, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में गवर्नमेंट नहीं आती, तो ये भी प्रदेश बचते नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ मैं रहता हूँ वो बारूद के ढेर पे बैठा है। तमाम जितने पार्लियामेंट पे हमले होते हैं वो सब छुपते हैं वहाँ के। तो इसलिए मेरी जो चिंता है वो ये है कि हमारी बेटियां बचनी चाहिए। हमारी बेटियां कैसे बचेंगी, हमारी प्रॉपर्टीज कैसे बचेंगी, हम कैसे जिंदे रहेंगे, इस सवाल के ऊपर मुझे उम्मीद है कि अब जनता ने भी तय कर लिया और तमाम जगह जैसे माननीय योगी जी भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बड़ा फैसला होगा। आसाम में जिस तरह सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो मदरसे थे अवैध रूप से उनके खिलाफ, या बिना वजह के जो उनके यहाँ रूल बने हुए थे उनको समाप्त करने का जो सीएम ने काम किया, तो उसको देश के लोग सराह रहे हैं और देश खड़ा हो रहा है। सर, जिहाद की आप बात कर रहे थे, मदरसों की आपने बात की कि असम में जो फैसले लिए गए, उत्तर प्रदेश में भी कहा कि अवैध मदरसे बंद होंगे। कैसे बंद होंगे सर, ये तो जमीनी स्तर पर काम करने की देखिए, जरूरत है। गाजियाबाद की स्थिति मैंने पहले ही बताया। गाजियाबाद तो वहाँ एक अधिकारी के कारण, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम लगने के बाद पुलिसिंग की व्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है, पुलिस उगाही में लगी है, आईपीएस अधिकारी काफ़ी आए हैं। वो पहले नहीं है कि हम लोग बोरी से, टाट की बोरी होती थी उसको लेके 25 पैसे फीस जाती थी। बहुत कोचिंग में खर्च करके आए हैं, बहुत बड़ा आजकल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, तो सारे जो खर्च करके आए हैं, किसी ने ज़मीन बेची है, तो आते ही उनकी मंशा देश के लिए काम करने के लिए ही है। उनके मन में दर्द नहीं है कि ये रोहिंग्या क्यों बस रहा है, उस पर काम नहीं करेंगे। पुलिस केवल अधिकारियों को, उन गलती नहीं है, बेचारे जो इंस्पेक्टर दरोगा हैं, सिपाही हैं, उनको टारगेट दे दिया है कि भाई हमें तो लूट के हम अपने आकाओं को देंगे नहीं, हमारी ड्यूटी हट जाएगी। गाजियाबाद, नोएडा को तो ये माना जाता है कि सोने की मुर्गी है, ये अंडा देगी सोने की। तो इसलिए वो सोच जो गड़बड़ है, इसलिए पहले जो सिस्टम था, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक आईपीएस होता था, जिला चलता था, एक डीएम होता था, ये सब घटनाएं नहीं होती थी। अब पिछले टाइम में, अब क्या बताएं, शब्द नहीं है। मेरी सरकार है तो मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी कठोरतम कार्रवाई करेंगे और ऐसे अधिकारियों को यहाँ सस्पेंड करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर जनता देख रही है,
जनता निर्णय अपने आप करेगी, जनता इंतजार नहीं करती है। सर, योगी जी तक ये बात पहुंची है तो आपने सबूत के साथ रखा भी होगा कौन अधिकारी है, कौन लूटपाट कर रहा है, कौन गुंडागिर्दी कर रहा है, तो फिर इतनी देरी क्यों? योगी जी तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि उनका तो एक ही फंडा है, जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। ये समझ नहीं आ रहा क्यों है। हमारा किसी अधिकारी से कोई हमारा न द्वेष है न राग है, हमने पहले भी कहा है, लेकिन जो हम फैक्ट्स दे रहे हैं, क्या ये नकारा जा सकता है कि 8 बलात्कार एक साथ हो गए, लूट हुई हैं, प्रतिदिन लूट हो रही हैं, बहन बेटियां निकल नहीं पा रही है। इंदिरापुरम, वसुंधरा, कबीरनगर जैसी, जो राजनगर जैसी पॉश कॉलोनियां जहां कभी परिंदा पर नहीं मारता था, वहां बैग छीन ले जा रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी शुरू कर दी है बहनों ने। गाजियाबाद में तो सपा की सरकार में भी इस तरह का अपराध नहीं होता था, नोएडा और गाजियाबाद में। ये इस तरह की सिटीज हैं जो उन्होंने लूट कराई, हत्याएं कराई, बलात्कार कराए, वो सब गाजियाबाद के बाहर होता था, जहाँ के लोग जागरूक है। आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश देते थे तो वो लखनऊ में देते थे, लेकिन गाजियाबाद क्योंकि दिल्ली के नज़दीक था तो वो भी डरते थे, समाजवादी भी, कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की खबर तुरंत नेशनल लेवल पे जाएगी और सरकार हमारी बदनाम हो जाएगी, तो वहाँ भी अधिकारियों पे शिकंजा रखा जाता था। सर, आप तो ऐसे विधायक हैं कि आपके विपक्ष के लोग भी तारीफ करते हैं, वो भी आपके समर्थन में आते हैं। समाजवादी पार्टी के खूब विधायक आपके समर्थन में है आपके काम को लेकर। हमें किसी के समर्थन का या विरोध का हमें उनसे क्रेडिट नहीं लेना। हमारी राष्ट्र के प्रति जो ड्यूटी है, जो अपने धर्म के प्रति ड्यूटी है, ये सनातन धर्म को, जिस तरह से बेटियों को एक ही, कहीं रोहिंग्या बांग्लादेशी है पन्नी चुगने वाले, कहीं मुस्लिम है, स्थानीय मुस्लिम है, आपस में उन्होंने टाइप कर लिया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस देश के तुम रहने वाले हो, तुमने इस देश का अन्न जल पिया है और ये बेटियां हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। उसके बाद भी ये एनकाउंटर कब होंगे? सब जगह गोली मारी जा रही है कि इस चौराहे पे छेड़ेंगे दूसरे पे एनकाउंटर हो जाएगा, गाजियाबाद में कोई एनकाउंटर नहीं। तो ये सब सवाल सामने है और उनको, मुझे उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं, क्या कारण है मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और जिस तरह के ये अपराध हैं इनको समाप्त करने का काम होगा विदिन 1 वीक, मुझे उम्मीद है। नहीं तो हम जाकर के मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन फिर भी जब भी आप उतरते गाड़ी से तो अधिकारी थर थर कांपने लगते हैं। लोनी में ये कहा गया है सीधे तौर पर, मैंने उमा भारती जी को सुना था जब वो प्रचार करने के लिए आई थी, तो कहा था कि अगर बहन बेटियों को बचाना है तो नंद किशोर को वोट कीजिए। देखिए दीदी, उमा भारती जी तो संत हैं और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है और इस देश की धरोहर है। भगवान श्री राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बना है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनका आशीर्वाद है संत के रूप में। और अधिकारी जो अच्छे अधिकारी हैं, आप जाकर के पता करिए, वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं। मैं कोई ऐसा नहीं है, मैं इंजीनियर रहूं, मैं एडवोकेट भी हूं, तो ऐसा नहीं है कभी भी कोई, मैंने किसी को, पब्लिक का एक आदमी नहीं कह सकता मैंने किसी को एक चांटा तक मारा है। गलत आदमी के लिए मैं काल हूँ, क्योंकि मैं महाकाल का भक्त हूँ, ये बर्दाश्त करूंगा नहीं। मेरी विधानसभा में तो होगा नहीं, और मेरी ड्यूटी जो राष्ट्र के प्रति है, मैं दिल्ली में भी जा करके जहाँ होता है तो वहाँ जा खड़ा होता हूँ। कल मुजफ्फरनगर में एक बेटी के साथ बदतमीजी हुई और उन्हीं के परिवार वालों को पीटा, मुजफ्फरनगर कांड को दोहराने की कोशिश थी। तो जहाँ होता है, मुझसे जितना बनता है, मेरा एक एक पल, एक एक सांस इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को दूसरी बार विधायक बनाया है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना सर्वोच्च न्योछावर करूं देश के लिए, और मेरी बात पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई होती है, निश्चित कार्रवाई होती है। मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ स्थितियाँ, जिस तरह से बांग्लादेशियों ने पूरे देश को घेर लिया है और जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सर, आपके काम को देखते हुए कई लोग आपको आइडियल मानते हैं, आपका आइडियल कौन है इस राजनीति में? मेरे आइडियल तो देखिए, राजनीति में हम लोग कई ऐसे हुए हैं जिनको हम मानते हैं। हम, अब हमारी बात को आपको लगेगी कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो आइडियल हैं जिससे हमने सीखा, हम बाला साहब ठाकरे जी को बहुत मानते हैं और उन्हीं से इंस्पायर होकर हम लोग, जब सब कुछ छोड़ दिया, गाय कटती थी, बेटियों को उठा लिया जाता था, लोनी में दिन में एक बेटी को, एक व्यापारी की बेटी को उठा के गैंग रेप कर दिया गया, तो हमने, इंजीनियर थे, प्लांट इंचार्ज थे, उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद और हम लोगों ने अजगर सेना बनाई। तो बाल ठाकरे साहब को हम पढ़ते थे, उनसे इंस्पायर थे, उनको बहुत मानते हैं। देश की राजनीति में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी जैसे लीडर भी आज भारत में हैं, और जिनको केवल मैं नहीं मानता, दुनिया मानती है, तो है। लेकिन बाल ठाकरे साहब से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तीनों जोड़ी मिलकर क्या
देश को बनाएगी, भारत को नंबर देखिए, वन भारत तो बनना है, नंबर मोदी जी का विजन है। भारत नंबर 1 बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के देश कह रहे हैं। दुनिया के देश चिंतित हैं। अमेरिका ने तमाम उनके वहाँ के जो न्यूज एजेंसीज या अखबार है, उन्होंने कहा है कि अगर भारत इसी तरह चलता रहा और भारत में कोई ग्रह युद्ध नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, ये साजिश भी है अंतर्राष्ट्रीय, तो भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। और बहुत जल्दी जो माननीय मोदी जी का सपना है, जिसको साकार करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम हमारे मंत्री और सब लोग दिन रात लगे हुए हैं, वो निश्चित तौर पे भारत बहुत जल्दी दुनिया का नंबर 1 होगा और ये दुनिया भी चाहती है। सर, आप राजनीति में हैं, एनडीए कमजोर क्यों हो रहा है? आखिर क्यों बिखर रहे हैं? नहीं, एनडीए कहाँ कमजोर हो रहा है? या कोई कर रहा है? कमजोर तो विपक्ष है। एनडीए कहाँ कमजोर है? सरकार बढ़िया चल रही है। अभी आप देख लेना, अब चुनाव होगा तो सब बिखर जाएंगे। देश की जनता बहुत लूटी पिटी है। इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, रोज घोटाले होते थे, मतलब जमीन से लेके आसमान तक घोटाले होते थे। नेहरू जी बने, जीव घोटाला तब से शुरू हुआ। लगातार कोई ऐसी सरकार नहीं है कि कीर्तिमान रच दिए थे, एक भी घोटाला नहीं हुआ है। इस देश का नक्शा बदला है, देश सारा देख रहा है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और माननीय मोदी जी की लीडरशिप में ये गर्व की बात एक एक भारतीय के लिए है कि ये वास्तव में सतयुग जैसा ही समय है लोगों के लिए, कि उनकी लीडरशिप में हमें एक चमत्कारिक लीडरशिप मिली है और देश सुरक्षित भी है। और हमारी बेटियों के लिए जितना काम मैंने मोदी जी ने किया, गरीब के लिए जितना काम किया है, गरीब की ज़िंदगी को बदल दिया। आज कोई भूखा नहीं सोता है। आज अमेरिका भूखा मर रहा है, पाकिस्तान में भूखमरी है, वो अनाज के लिए परेशान है, रोटी रोटी के लिए परेशान है, लूट मछली हैं, कत्ल हो रहे हैं। उस देश में, पूरे देश में फ्री अनाज वितरण हो रहा है। हमारे यहाँ जो किसानों की आय वो बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें, देश की जो इकोनॉमी है उसको हम बताइए, अभी 5वें स्थान पे हैं और ये दुनिया ने मान लिया है कि आने वाले विदिन 1 ईयर हम 3रे स्थान पे होंगे। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में आपकी स्थिति सही नहीं है सर। देखिए, वो स्थानीय मामले हो सकते हैं। हरियाणा में स्थिति हमारी कभी खराब नहीं होगी। हरियाणा के लोग बहुत बहादुर हैं और उन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ी है। दिल्ली की रक्षा के लिए हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग लड़े हैं, तो उन्हें पता है कि अगर इस देश को बचाने की कोई काम कर रही है तो वो सिर्फ बीजेपी है। 10,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, गुड़गांव में कांग्रेस ने बसा दिए थे। सरकार बनने के बाद वहाँ से खदेड़ा गया, वो सारे दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली में जरूर हमें लगता है कि दिल्ली में जिस तरह की डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो वहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। सर्वे बता रहे हैं कि योगी जी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या लगता है, मोदी या योगी? नहीं, ये तो अच्छी बात है। अब मोदी जी जब तक हैं तो मुझे लगता नहीं उनके सामने कोई है, लेकिन योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये तो कोई, हमें लगता नहीं कोई गलत बात होगी। कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है भाजपा में। तो जब एक चाय बेचने वाले इस देश के आज प्रधानमंत्री है, तो ये बीजेपी में ही संभव है कि एक कार्यकर्ता को, माननीय राजनाथ सिंह जी किसान हैं, आज देश के रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी एक बूथ के अध्यक्ष थे, आज देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल हो सकती है। अगर आप ईमानदारी से राष्ट्र का काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। एक और सवाल है, संघ से साठगांठ नहीं बैठ रही उत्तर प्रदेश में आपकी, नहीं बैठी तीसरे लोकसभा में, यह हाल हुआ क्या? अभी भी नहीं, ऐसा संघ का कहना है कि हमसे बिना पूछे राष्ट्रीय ऐसा अध्यक्ष नहीं तय है। होगा। मैं भी स्वयंसेवक हूँ जी, और मैं तब 9th में था, तो इस तरह की बात सोचना ही गलत है। ये केवल मीडिया के द्वारा एक फैलाया गया, जो दल हैं दूसरे, उनके लोगों के द्वारा एक माहौल बनाया गया, सोशल मीडिया के द्वारा बनाया गया। लेकिन ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि संघ में और भाजपा में, संघ का ही तो बच्चा है भाजपा। भाजपा एक संगठन है, इसी तरह से और तमाम संगठन है, मजदूरों के संगठन है, किसानों के संगठन लेकिन है। नड्डा जी तो कह रहे संघ की हमें जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बयान को कई बार पलटा गया होगा। उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस हमारे साथ खड़ा होता है, लेकिन हम इसको इतना मजबूत कर लें संगठन को कि भाजपा स्वयं भी जीतने की स्थिति में आ जाए। संघ साथ होगा तो फिर और हम लोग 400 पार की जो नारा था इसलिए तो दिया। उनका कहना संगठन के लिए था कि संगठन को इतना स्ट्रांग करना चाहिए हमें कि भाजपा अपने दम पे चुनाव जीतना शुरू कर दे, वो उनका कहना था। संघ साथ होगा तो फिर संघ है ही भाई, संघ की तो शाखा है हम सब। जी, लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कई मुद्दों पर बोला, क्या लग रहा है 6 महीने में कोई बड़ा फैसला बीजेपी लेने वाली है देश के लिए, जो उन्होंने बयान दिए लाल किले की माननीय प्राचीर से? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो होता है, ये तो दुनिया मानती है भाई। मोदी है तो मुमकिन है, तो पूरा देश मानता है। आप किसी घर में चले जाओ,
जो देखिए एक अद्भुत इस देश में बदलाव हुआ है। ये चमत्कारिक बदलाव हिंदुस्तान में हुआ है कि देश का गरीब की ज़िंदगी सुधरी है। कितने गरीबों को छत मिली है, बिजली नहीं जाती थी जहाँ तक पहुँची है, सड़कों का जाल बिछाया है, ट्रेन से लेकर के जहाज, हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज में चल रहा है। ये देश में जो बदलाव हुआ है, जो देश के लोगों की इनकम बढ़ी है, ये देखिए कहने से नहीं होता है। आप कहें कि मेरठ हम 6 घंटे बॉर्डर पर फंसे रहते थे, आज 40 मिनट में चले जाते हैं। ऐसे हाईवेज कभी सोच सकता था आदमी? अभी देहरादून के लिए मेरे यहाँ बन रहा है 2 घंटे में देहरादून, 8 घंटे में जाते थे। तो इस तरह का जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, जयपुर 2.5 घंटे पहुँच जाते हैं, कभी किसी ने सोचा था? तो जो जहाज से नहीं जा सकते उससे पहले हम लोग रोड से चले जाते हैं। बिजली एकदम लगातार आ रही है, किसानों को बिजली के माफ़ की है हमने, फ्री दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, माननीय मोदी जी तो इस देश के मसीहा हैं और हम तो चाहते हैं कि मोदी जी 150 साल तक ऐसे ही स्वस्थ रहें। लेकिन राहुल बाबा को क्या हो गया आजकल? बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बच्चों के साथ खेलना, वो मोदी जी की कॉपी कर रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं क्या हो गया राहुल बाबा को? अपनी छवि अभी देखिए उनके लिए युवाओं की जोड़ी बोला जाता है। कोई 60 साल का व्यक्ति युवा होता है? 60 साल का व्यक्ति युवा सुना है आपने कभी? वो ऐसे ही बेचारे खेलते कूदते रहें। हम तो ये चाहते हैं स्वामी कृपात्री जी महाराज का जो शराब उस परिवार को लगा है, भगवान उस परिवार को शराब से बचाए। उन्होंने जो पाप किए इस देश के साथ, जो भारत का बंटवारा किया, जो आतंकवादियों को कश्मीर में वो फंडिंग करते थे, भारत माता के जिन्होंने टुकड़े किए, जिन्होंने गायों का कत्ल करवाया, ऐसे लोग जो आतंकवादियों को रिहा करते हों, उनके पार्टनर जो बेटियों के बलात्कार का समर्थन करते हों, जिन्होंने संतों को, कार सेवकों को सरयू नदी में डाल दिया हो, ये देश में जो पाप किया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में साफ कहा है कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा उन्हें लगा कि 2-4 सीट आ गई, और जैसे बच्चा होता है ना कि मुझे गुब्बारा मिल गया कूदने लगता है, तो वो पोजीशन है। देश के लोग जो षड्यंत्र किया गया मैंने मोदी जी के खिलाफ, आज उस बात से अयोध्या जी में मैं गया, इतने लोग दुखी हैं। एक एक व्यक्ति को लग रहा हमने पाप कर दिया, हम भरम जाल में फंसे, आज वो लोग पछता रहे हैं। तो इसलिए देश के अंदर स्थितियां बदली हैं और उस बदलाव का असर पड़ेगा, ये लोग कभी नहीं आएंगे। लोनी के लिए आप दिन भर काम करते हैं, कितना कैसा लोनी पहले था, कितना आपने बदला है, और अब इस मंच से आप लीडरशिप से क्या मांग कर रहे हैं लोनी के लिए? क्योंकि आप दिन रात काम करते हैं, इसलिए देखिए आपको दर्द होता है। लौनी में आप लौनी अलग है। जिला गाजियाबाद अपराधियों के ऊपर मूवी बनी, वो लौनी के लिए शर्मनाक बात थी। अब लौनी के लिए जो मूवी बनेगी, लौनी के डेवलपमेंट की बनेगी। लौनी में कहीं से रास्ता नहीं था आने का, सड़कें नहीं थी, बिजली आती थी 4-5 घंटे, ट्रांसफार्मर फूक जाए तो महीनों नहीं बदलते थे। आज 24 आवर बिजली आ रही है। सड़कों को हमने शानदार कराया, हाईवेज निकल रहे हैं। हम लोगों ने, एक भी हॉस्पिटल नहीं था देश की आज़ादी के बाद, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक भी हॉस्पिटल नहीं था। एक खाली CHC थी, उसको हमने बढ़ा के 50 बेड किया, 50 बेड का नया हॉस्पिटल खुलवाया। बेटियों के लिए एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था बेटे बेटियों को। हमारे दादा ने एक इंटर बनाया था, एक दूसरे समाज के लोगों ने भी मिलकर बनाया था 1948 में। लेकिन सरकारी एक भी राजकीय कोई इंटरमीडिएट का स्कूल नहीं था। आज हमने 2 बनाए हैं। डिग्री कॉलेज बेटियों का इस बार चालू कर देंगे 2 महीने बाद। मेट्रो लेकर के आए हैं, तमाम सीवर का काम लाए हैं। अभी कल ही हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं लगभग 68 करोड़ के काम का। तो बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, वहाँ हज़ारों करोड़ का काम हम लोगों ने कराया है। आज लौनी के अंदर जाएंगे तो आपको बदलाव महसूस होगा। जो लोग जाते हैं, पहले हम लोग भोपरा से लौनी में एंट्री नहीं कर सकते थे किसी मैं वहीं रहती हूँ। आप रहते हैं ना वहीं जी। तो इसलिए आपने देखा है लौनी का नाम लेते ही लोग डरते थे। आज लौनी में अगर कहीं रामराज है उत्तर प्रदेश में, असली रामराज लौनी में है। 2 रात में खुद घूमता हूँ ये मान करके कि मेरी जिम्मेवारी है, अधिकारी काम करें, लोगों को साथ लेकर के वहाँ मैं घूमता हूँ। तो वहाँ आज गाजियाबाद की तरह चैन नहीं लूटी जाती है। बहुत खुशी होती है कि रात में पुलिसकर्मी घरों के बाहर पहरा देते हैं ना आज भी। तो कब आए सर मूवी बनाने फिर लोनी पर? लौनी पे मूवी बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। क्या बात है, तो फिर हम प्रमोशन करने जरूर आएंगे, क्योंकि लोनी की तस्वीर हमने बदलती हुई देखी और काफी विकास लोनी में हुआ है। लेकिन सर आपने कहा आप एडवोकेट थे, इंजीनियर थे, तो फिर पॉलिटिशियन कैसे बने? देखिए मैं तो एक्सीडेंटली पॉलिटिशियन, मैं दुर्घटनावश हूँ। मैं गाय का एक गांव में मैं गया था, तो वहाँ एक ऊँट को काट रहे थे मुस्लिम। गाय रोज कटती थी। एक बेटी को, एक व्यापारी की बेटी, मैंने बताया ना कि उनको उठा के रेप कर दिया। और सारे के सारे जितने भी थे समाजवादी पार्टी के लोग और सारे मुस्लिम
ऐसी गलत घटना पे इकट्ठे हो गए, तो फिर हमने सब छोड़ करके अजगर सेना संगठन बनाया। अजगर सेना के द्वारा लड़ते रहे, दर्जनों बार जेल गए, और लड़ते लड़ते कब विधायक हो गए हमें पता ही नहीं चला। हमारा ये विजन था कि लौनी के अंदर, मैंने बताया ना कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम लोग कभी वहाँ से आए थे और हम भोसले हैं, फिर बैसले बोलने लगे। शिवाजी महाराज के वंशज हैं, तो हमारे अंदर जो मराठों का खून है, इसलिए हमें बाला साहब ठाकरे भी पसंद हैं। तो उस लड़ाई को लड़ते हुए हम एक्सीडेंटली फिर हमने सब छोड़ दिया। फिर हमने सड़कों पे 9 महीने तक रहे, घर वालों ने हमें घर में एंट्री बैन कर दी। और फिर छात्र संघ का दोबारा जोड़ने के लिए स्टूडेंट को हमने चुनाव लड़ा, और वो 27 साल से बंद चुनाव कराया। फिर उस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़े, निर्दलीय सबकी जमानत जब्त हुई। फिर माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हमारे आदर्श हैं, मेरे नेता हैं, वो हमें बीजेपी में ले आए। अखिलेश यादव जी से भी हमारी मित्रता रही, उनके साथ भी हम बहुत घूमे। लेकिन जब हमें लगा कि वो गायों के बारे में नहीं बोलते हैं, हमने एक बार अंग्रेजों की कब्रें फाड़ दी थी, उन्होंने यहाँ इंडिया में आकर के हमारे जो शहीद थे उनका अपमान किया था, उसमें हम बहुत लंबे समय जेल रहे। तो ये तमाम चीज़ें होते होते हम लोग लड़ते लड़ते कब विधायक हुए, तो अब एक तकलीफ, एक टीस होती है कि हम सोचते थे कि अगर हम विधायक हो जाएंगे तो अन्याय समाप्त हो जाएगा, एक एक व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा, देश के लिए काम करेंगे दिन रात। अब वो हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन जब सिस्टम टकराता है सामने, हमारे ही लोग अधिकारी जब लगता है कि बेईमान है और वो कहीं ना कहीं जो हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए बड़ा करना चाहते हैं। कि हमारे यहाँ सड़क है लौनी में, उसके लिए हमने लिखा, NHAI के जो चेयरमैन है, उस सड़क में बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। पहले 452 करोड़ का सपा सरकार में हुआ, अब वो सड़क खराब है, वो तकलीफ है हमें। हालांकि अब हम उसको पास करा लिया है, बनवा रहे हैं। वो बनने के बाद लौनी दिल्ली से खूबसूरत हो जाएगी और शानदार होगा। तो हम ये एक्सीडेंटली पॉलिटिक्स में हैं, हम कभी सोचा ही नहीं था। हम तो टॉपर रहे और इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद जब छात्र के अध्यक्ष हुए तो लॉबी कर लिया। 4 सब्जेक्ट में MA किया हमने, और हम PhD भी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है वो भी कंप्लीट जल्दी हो जाएगी। क्या बात तो हमें शौक है, पढ़ने का शौक है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मतलब हम एक एक व्यक्ति को, सुबह में 6 बजे बैठता हूँ, मेरे यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, छोटे छोटे मकान हैं, देखा मैंने। तो वो लोग जो हैं उनके लिए मानता हूँ कि उनको मैं भगवान मान के काम करता हूँ कि एक भी व्यक्ति वहाँ से बिना चाय के, मट्ठा के किसी को खाना खाना, क्योंकि मेरा घर वो नहीं है। एक एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, उनके लिए। इसलिए कई बार जब अधिकारी गरीब के साथ अन्याय करता है तो मेरा टकराव हो जाता है, उससे लगता है कि मैं सरकार के खिलाफ। ऐसा नहीं है, मैं भाजपा का सिपाही हूँ, और जो भी दिया मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसलिए वो कभी संभव ही नहीं है कि मैं कहीं पार्टी के खिलाफ कोई बात दिखाई दे। नहीं, 100 लोग आपको पसंद करें ये जरूरी नहीं है ना। सच के लिए काम मोदी जी करते हैं, इसीलिए लोगों के पेट में दर्द होता है। नहीं, अब हम तो देखिए, माननीय मोदी जी तो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। लेकिन मेरे लिए मैं जितनी क्षमता है, उस क्षमता से कई गुना जा करके, और न केवल लौनी में, जहाँ तक भी मेरे लोग हैं, मैं जम्मू कश्मीर से लेकर के सहारनपुर तक, जहाँ भी कहीं दिल्ली के आसपास, चाहे गौरक्षा की बात हो, बहन बेटियों के सम्मान की बात हो, या और कई चीज़ें हों। और कई बार हमारे ऊपर लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। हम किसी गरीब के खिलाफ नहीं हैं। भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत माता को अपना देश मानते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, उनके लिए हमारी जान हाजिर है। लेकिन जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हों, जो भारत में आतंकवाद फैलाते हों और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को शरण देते हों, तो देखिए उनके लिए तो हमें जेल जाए, फांसी लगे, उनका तो हम इलाज करते हैं और करते रहेंगे। तो मुस्लिमों का इलाज किया आपने लोनी में? नहीं, मुस्लिमों का नहीं, जिहादियों का कह सकते नहीं, उनका तो हम करते ही हैं। वो हमने लगातार लगे हुए, इसलिए हमारा अधिकारियों से टकराव है। और हमने कहा भी है कि या तो इन्हें हटा दीजिए, नहीं फिर हम हटाएंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के एजेंट कहते हैं आप उन्हें? अब देखिए, ये तो जब काम नहीं करेंगे और सपा की मंशा के अनुसार काम करेंगे तो क्या कहेंगे। सपा की मंशा तो ये कि अपराधियों के साथ बैठते और कहते DNA टेस्ट करवाओ। अब एक बात बताइए, जब अयोध्या जी की घटना हुई, उनके तो पुराना ही है। देखिए, उनके नेता बोलते थे कि बलात्कार का समर्थन करते हुए कि बेटों लड़कों से गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको माफ़ कर देना चाहिए। जो आतंकवादियों को, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी गवर्नमेंट है, जो केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में कोई देश नहीं होगा कि जो आतंकवादियों को, जिन्होंने अपने देश के नागरिकों के बम फोड़ करके जिनको मर्डर किए हों, कत्ल किए हों, बम विस्फोट किए हों, उनको रिहा करने का आदेश देगा। ये पूरा देश स्तब्ध था। उसके बावजूद भी लोग ऐसे भ्रम में आए कि उनको वोट दे दिया। मैं
के सरप्राइज हूँ कि समाजवादी पार्टी को वोट कैसे मिला। तो फिर हम कैसे बचाएंगे देश को? देश बचेगा, देश के लोग जग रहे हैं। वो जो भ्रम का जाल टूटा है, मैंने बताया ना कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि कुछ लोग गलती कर देते हैं, फिर बाद में पश्चाताप होता है। तो हिंदुस्तान के लोग ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके द्वारा उन तक ये जानकारी सही पहुंच चुकी है। जो उन्होंने सोशल मीडिया का गलत जो दुरुपयोग किया, विपक्षियों ने, सपा के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, तो वो टूट चुका है। अब लोग भविष्य में इनके चक्कर में नहीं आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कहा है कि कुछ ही दिन आपने दिए, अल्टीमेटम दिए कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ से खाली नहीं हुए तो मैं खुद मोर्चा खोलूंगा। कितना समय आप मांग रहे हैं, कितना समय आप इन अधिकारियों को दे रहे हैं, और क्या लखनऊ तक जाएंगे फिर? देखिए, अधिकारी तो जैसा कर रहे हैं वो पूरा प्रदेश देख रहा है, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमें उम्मीद है, मैंने पहले भी आपसे दोहराया है कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, और नहीं करेंगे तो मेरी मजबूरी है कि कम से कम मैं पहले से करता रहा हूँ। बहुत पकड़वाए भी हैं, हमारे बनने के बाद वहाँ से भाग के दिल्ली भी गए हैं, लेकिन जो बचे कुचे हैं, पहले मुझको लॉनी को सुरक्षित करना है, उसके बाद जो मुझसे होगा वो मैं देश के लिए काम करूँगा। और वो मैं आवाज़ लगातार उठा रहा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी, क्योंकि मीडिया भी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है जी, तो जो एक स्तंभ आप हैं, एक स्तंभ हम हैं, तो दोनों स्तंभ अगर मिलकर काम करेंगे तो दो स्तंभ भी साथ आ जाएंगे, न्यायपालिका भी साथ आएगी आप जी। क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं है, और सब लोग इस देश के सुरक्षित हो, देश विश्वगुरु बने। और यहाँ जो बेटियों को काट के फ्रिज में रख दिया जा रहा है राक्षसों के द्वारा, ये एक भी घटना जिस देश में नारी की पूजा होती हो, उस देश में ये घटनाएं सामने आती हैं तो बहुत दिल दहल जाता है। ये घटना एक भी ना हो, उसके लिए आप भी, ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे हैं, क्योंकि इनका विजन, इनकी सोच में बेटियां देवी नहीं हैं, ये राक्षस हैं, भेड़िए हैं, तो इनका इलाज करने में आप भी अपने द्वारा अभियान चलाएं, जो और भी लोग हैं वो भी चलाएं। तो मुझे लगता है कि हम निश्चित तौर पे विदिन 1 ईयर इस बीमारी से निजात पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। आसाम की सरकार इस बात का उदाहरण है, वहाँ किया गया है, उत्तराखंड में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी ने कुछ कई जगह प्रयास किया है, तो वो और सख्ती के साथ करेंगे। और ये सब, दिल्ली बहुत बड़ी चैलेंज है आज सबसे ज़्यादा अगर डर लगता है तो दिल्ली कभी भी जल सकती है, देश की राजधानी है, वहाँ इस तरह से बस गए हैं। आप सीमापुरी निकल नहीं सकते, आप तो वहाँ रहते हैं, सीमापुरी से अंदर तक उन्होंने, बांग्लादेशियों ने पूरा कबाड़ डाल दिया, एक गाड़ी नहीं निकल सकती। जो मुख्य मार्ग है दिल्ली का, उसको बंद कर दिया, किसी पुलिस की हिम्मत नहीं है। सर, आप मोदी जी तक कीजिए ना, गुहार लगाइए ना कि इनका नहीं, हम तो लगातार लगा रहे हैं। दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को सोचना होगा, वहाँ की सरकार को बदलना होगा। ये हम लिख के दे रहे हैं, जिस दिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो आधे भाग जाएंगे छोड़ के, रास्ते साफ हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो यही हुआ था। ये तो अब 6-7 महीने से अधिकारियों ने नरक कर दिया है, नहीं तो माननीय योगी जी की हनक के कारण यहाँ से लोग भाग गए, जितने भी अपराधी थे। एक आखिरी मैसेज आपकी तरफ से देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हमारे बहनों के लिए। और मुझे लगता है कि बेटियों को तो हम ऐसे संस्कार दें, लेकिन बेटियों से ज़्यादा बेटों को संस्कार दें। देखिए, बेटियां संस्कारित है हमारी। आज का नौजवान, उसके अंदर राष्ट्रवाद है। देश में सबसे बड़ा काम, जो नौजवान ये मानता था कि पॉलिटिकल लोग बहुत खराब हैं, हमें क्या मतलब राजनीति से, आज माने मोदी जी ने नौजवानों को एक ऐसा संदेश देकर के इतनी ऊर्जा उनके अंदर भर दी है कि चाहे बेटे या बेटियां, उनके लिए नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है, और वो देश के लिए काम कर रहे हैं। जो नौजवान, नई पीढ़ी जो हमारी है, और उस पीढ़ी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारत विश्वगुरु होगा। और मेरा संदेश यही है कि कोई भी गलत काम हो, उसको हम जो कर सकते हैं, जो हमारी क्षमता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और मानव में और पशु में अंतर यही है कि मानव को परोपकार के लिए, दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। देश के लिए, जो देश हमें इतना सब कुछ देता है, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं तो 2 घंटे निकालने चाहिए, और हमेशा राष्ट्रभक्ति हमारे मन में हो। और सभी से मेरी यही आपके माध्यम से अपील है कि आप एकजुट होकर के भारत को विश्वगुरु कैसे बनाएं, विकसित भारत का जो संकल्प माननीय मोदी जी का है, उसको पूरा करने के लिए जिस भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड के द्वारा क्या योगदान दे सकते हैं आप दें। और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें इस देश में खड़ी हो रही हैं,
जो ये चैलेंज है हमारे सामने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जो घरों में घुस करके कब्जे कर रहे हैं, इसके साथ जब हम अभियान शुरू करें और जो सरकारें कर रही हैं, जो माने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कर रही हैं, क्योंकि देखिए बांग्लादेश तो बॉर्डर खुला हुआ था, पाकिस्तान खुला हुआ था, बिल्कुल। माने राजनाथ सिंह जी ने बाड़ लगा के उसको सेफ कर दिया है। उसके बाद जो यहाँ घुस चुके हैं और जो एक पानी का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, उससे जो ये आकर के देश को जलाने की प्लानिंग हो रही है, ये जिस तरह से कट्टरपंथी जो मुल्क हैं, ISI है, जिस तरह बांग्लादेश में उन्होंने करा दिया, उसी तरह यहाँ ना कराएं। तो सारे नौजवान और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि हम लोग उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने यही है, हम देश बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो ये सब शिक्षा का ये जो हमने महल खड़े कर लिए, इनका कोई मतलब नहीं होगा। तो उसमें कोई अभियान चला है तो उसके साथ खड़े हों और कानून के तरीके से उस लड़ाई को, जो वकील है वकालत के द्वारा लड़ें, जो पॉलिटिकल लोग हैं उस बात को उठाएं और देश की सबसे बड़ी समस्या के लिए अपना योगदान दें। तो हम ये कह सकते हैं कि देश का एकमात्र विधायक मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी, नंदकिशोर गुर्जर जी ने अभियान छेड़ा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है और देश को सुरक्षित करना है। इसीलिए आप सभी से अपील है कि इन घुसपैठियों को और यदि देश को बचाना है, देश के हिंदुओं को बचाना है, तो इस अभियान में साथ दें। और साथ ही साथ उन्होंने ये चुनौती भी दी है उन अधिकारियों को कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वो मोर्चा खोल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर NMF न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर हम भी आपका साथ देंगे कि ये घुसपैठिए जो यहाँ पर आतंकवाद फैला रहे हैं, बहन बेटियों के साथ खुलेआम खुले तौर पर जो लगातार अपराध कर रहे हैं, ऐसी मंशा के साथ हम भी आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप साथ देंगे तो हम और बड़ा काम कर पाएंगे। जी धन्यवाद सर।